अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर हाई कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प केस का जायजा ले रहे हैं। ये केस ना सिर्फ एक खानदान के अंदर जायदाद के एक पेचीदा तनाज़े को सुलझाता है, बल्कि हम सब के लिए विरासत और इंसाफ से जुड़े कुछ बड़े अहम कानूनी उसूलों को भी वाज़े करता है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या कोई अदालत एक बार फैसला सुनाने के बाद अपना ही फाइनल फैसला पलट सकती है? मतलब जो कह दिया सो कह दिया, या उसमें कोई गुंजाइश है? अच्छा, इसका जवाब एक बड़े अहम कानूनी कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं रिव्यू जुरिस्डिक्शन या नजर सानी का इख्तियार। और सच पूछें तो यही वो चीज़ है जो हमारे इंसाफ के निज़ाम को फेयर बनाती है। और लाहौर हाई कोर्ट का ये केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी सवाल के गिर्द घूमता है। इससे हमें पता चलता है कि जब इंसाफ दांव पर लगा हो तो जज साहिबान कानूनी गलतियों को कैसे दुरुस्त करते हैं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक खानदान की, और एक ऐसी जायदाद की जो उन्हें जोड़ने के बजाय उनकी तकसीम का सबब बन गई। अच्छा, अब जरा वाकयात की टाइमलाइन को समझें। मोहतरमा सुकीना बीबी 17 कनाल 1 मरला जमीन की मालिक थीं। उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। अब देखें होता क्या है। 10 दिसंबर 2014 को 3 बेटों ने एक पार्टीशन म्यूटेशन यानी तकसीम का इंतकाल रिकॉर्ड करवाया, और फिर सिर्फ 3 दिन बाद 13 दिसंबर को एकदम से एक गिफ्ट म्यूटेशन यानी हिबा का इंतकाल सामने आ जाता है। और इसमें क्या था, सारी की सारी जमीन सिर्फ उन्हीं 3 बेटों के नाम। उसी दिन जो बाकी वारिस थे उन्होंने फौरन धोखाधड़ी की शिकायत कर दी, क्योंकि जाहिर है इस पूरे मामले में बेटियों को तो उनके हक से बिल्कुल ही महरूम कर दिया गया था। और ये कोई छोटे मोटे इल्जामात नहीं थे। खानदान के दूसरे लोगों ने दावा किया कि ये सारा काम फ्रॉड और धोखाधड़ी से हुआ है। उनका कहना था कि उनकी माँ, जो 80 साल की थीं, पढ़ी लिखी नहीं थीं और बहुत कमज़ोर हालत में थीं, उनसे गलत बयानी करके ये सब करवाया गया। और बस यहीं से एक लंबी कानूनी जंग का आगाज हो गया। वैसे इस तरह के हालात हमें ये सिखाते हैं कि जायदाद के मामलात में साफ सुथरी और सही कानूनी डॉक्यूमेंटेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुरू में ही माहिराना कानूनी मशवरा ले लिया जाए तो ऐसे खानदानी झगड़ों से बचा जा सकता है। इस वाक़ये के बाद ये केस रेवेन्यू कोर्ट्स की भूल भुलैयों में दाखिल हो गया, और ये सफ़र एक दहाई पर मुहित था जिसमें बहुत कन्फ्यूजन पैदा हुई। शुरू में तो ऐसा लगा कि फैसला उन वारसों के हक में है जिन्होंने फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया था। 2014 में असिस्टेंट कमिश्नर ने इस हिबा को सीधा सीधा कैंसिल कर दिया। फिर 2018 में एडिशनल कमिश्नर ने भी इस कैंसिलेशन को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर 2022 में कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अचानक पिछले फैसलों को पलट दिया और कहा कि वो जो मनसूखी हुई थी वो गैर कानूनी थी। इस एक फैसले ने पूरे केस को उलझा कर रख दिया। और ये उलझन तब और भी बढ़ गई जब 2023 में सूबे के सबसे बड़े रेवेन्यू इदारे यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी इस मुतनाज़िया हिबा को फिर से बहाल कर दिया। मगर इंतज़ार करें, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक और ड्रामाई मोड़ आया। सिर्फ 1 साल बाद 2024 में उसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने पिछले साल वाले फैसले पर नज़रसानी की और हिबा को एक बार फिर कैंसिल कर दिया। और यही वो आखिरी फैसला था जिसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब आप खुद सोचें, ये जो बार बार फैसले बदल रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऐसे पेचीदा कानूनी मामलात को समझने के लिए गहरी कानूनी समझ-बूझ क्यों ज़रूरी है, खास तौर पर जब एक केस कई सालों तक मुख्तलिफ अदालतों में चलता रहे। तो अब हम इस हिस्से पर आते हैं जहां लाहौर हाई कोर्ट ने इस पूरी कानूनी गुत्थी को सुलझाया और इस सारे कन्फ्यूजन में मामले को वाज़ेह किया। अच्छा, इस केस की रूह को समझने के लिए ना अपील और रिव्यू यानी नजरसानी, इन 2 चीज़ों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, अपील में एक बड़ी अदालत पूरे केस को शुरू से आखिर तक दोबारा सुनती है, जबकि रिव्यू में वही अदालत जिसने फैसला दिया था अपने ही हुक्म को दोबारा देखती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर रिकॉर्ड पर कोई बिल्कुल वाज़ेह और साफ नजर आने वाली गलती हो तो उसे ठीक किया जा सके। एक और बहुत अहम टर्म है म्यूटेशन या इंतकाल। ये असल में सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री होती है जिसका मेन मकसद टैक्स इकट्ठा करना है। सबसे अहम बात यह है कि इंतकाल मलकियत का कोई पक्का सबूत या टाइटल डीड नहीं है, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड की तब्दीली है। और यही वजह है कि माहिरीन हमेशा असल टाइटल डीड्स को अहमियत देते हैं, क्योंकि मलकियत का असल सबूत वही होती है। तो हाई कोर्ट को वो वाज़ेह गलती कहाँ नजर आई? बात ये थी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने 2023 के हुक्म में 2018 के एक पिछले हुक्म को पूरी तरह पढ़ा ही नहीं था। उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया कि हिबा की मनसूखी को पहले ही बरकरार रखा जा चुका था
اور تو اور اس ہدایت کو بھی بھرا دیا گیا ہے کہ دونوں پارٹیز کو کہا گیا تھا کہ جا کر سول کورٹ میں اپنا کیس ثابت کریں۔ ریکارڈ پر موجود اتنی اہم چیزوں کو نظر انداز کر دینا، یہی وہ واضح قانونی غلطی تھی جسے ہائی کورٹ نے پکڑا۔ اور یہ اس فیصلے کا ایک بہت ہی پاورفل حصہ ہے۔ عدالت نے بالکل صاف کہا کہ کوئی بھی ایسا ہبہ یا ٹرانزیکشن جس سے خواتین وارثوں کو ان کے وراثتی حصے سے محروم کیا جائے، وہ نہ صرف غیر قانونی اور غیر آئینی ہے بلکہ اسلام کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ تو آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ آئیے اب اس کیس کے نتیجے اور اس بڑے قانونی اصول پر بات کرتے ہیں جسے ہائی کورٹ نے قائم رکھا۔ فائنل ورڈکٹ یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے پٹیشن کو خارج کر دیا اور ہبہ کے انتقال کی جو منسوخی بورڈ آف ریونیو نے کی تھی اسے برقرار رکھا۔ سادہ لفظوں میں انصاف کی جیت ہوئی اور تمام وارثوں، خاص طور پر بیٹیوں کے حقوق کو تحفظ ملا۔ اور یہ جو اقتباس ہے نا، یہ پورے کیس کا نچوڑ ہے۔ اس میں جسٹس کارنیلیس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ عدالت کے جو غیر معمولی اختیارات ہیں ان کا مقصد صرف تکنیکی غلطیاں ٹھیک کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد انصاف کو فروغ دینا اور جو غلط ہوا ہے اسے صحیح کرنا ہے۔ تو اس ساری بحث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ عدالتیں ناانصافی کو روکنے کے لیے صرف قانونی موشگافیوں کو نہیں دیکھتیں بلکہ انصاف کی روح کو دیکھتی ہیں، اور یہ بھی کہ وراثت اور جائیداد کے ایسے پیچیدہ معاملات میں شروع سے ہی ماہرانہ قانونی مدد لینا کتنا ضروری ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، جب قانون کے الفاظ انصاف کی روح سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوں تو کس چیز کو جیتنا چاہیے؟ اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ انتقال ملکیت کی حتمی دستاویز نہیں ہوتے، اور ہماری عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اپنی غلطیوں کو درست کر سکتی ہیں، خاص طور پر جب معاملہ وراثتی حقوق کے تحفظ کا ہو۔ اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو اہم لگیں تو اسے ضرور شیئر کریں اور مزید قانونی تجزیوں کے لیے سبسکرائب کریں، اور یاد رکھیں کسی بھی پیچیدہ قانونی معاملے میں بروقت پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا ہی سب سے ذمہ دارانہ اور